चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत सारे चल नहीं रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। चेयरमैन साहब, पब्लिक सेक्टर की हालत क्या है, मैं आपको अपनी मिसाल से बताता हूँ। 2008 में मैं भी पब्लिक सेक्टर में काम करता था। 14 साल के बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी, 2008 से आज 2026 है और अभी तक कुछ मेरे एरिया वहाँ बकाया है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मज़दूर की हालत क्या है। मेरे प्रॉफिट का कहना है कि मज़दूर को मज़दूरी जो है वो पसीना आने से पहले दिया जाए। और क्या वजह है कि आज आप मज़दूर से उसके स्ट्राइक करने का भी हम हक छीन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि जो कैजुअल लेबरर्स फैक्ट्रियों में, कारखानों में, महकमों में लगे थे जम्मू कश्मीर में, हज़ारों की तादाद में आज वो हड़ताल नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चे आज, जो बच्चों की एज जो 20-22 साल है, जो कैजुअल लेबर वो 50 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन रेगुलर अभी तक नहीं हो रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, आज मिनिस्टर साहब के लिए पॉसिबल नहीं होगा अब इसमें अमेंडमेंट लाना। फ्यूचर के लिए कम से कम एक नेशनल पॉलिसी लाएं, रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, चाहे कारखानों में, सरकारी विभागों में, ताकि वो लोग जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं उनका चूल्हा कम से कम जले। इसी तरह जो पोर्टर्स बॉर्डर पे काम करते हैं, करना से लेके कन्याकुमारी तक, फौज के साथ, BSF के साथ, जब उन्हें कुछ होता है उनके राइट्स बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं। अभी सर जम्मू कश्मीर में 2 पोर्टर बारामूला में काम करते करते जहाँ बाक हुए, मामूली उनको मुआवजा मिलता है, कोई कंपनसेशन नहीं। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि पोर्टर्स जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें जो बॉर्डर पर काम करते हैं। इसी तरह से जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके राइट्स का भी मिनिमम वेजेस की यहाँ पर बात हो रही है। 350 में क्या आता है, अगर आप यहाँ ही देखेंगे हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही, जब हम बाथरूम में जाते हैं तो जो बेचारे वो मुलाजिम लोग वहाँ पर हैं, जितनी बार वो हर MP को सलाम करते हैं उतनी उससे निस्फ तनख्वाह भी उनको नहीं मिलती है। वो भी एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कम से कम ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात, अगर एक्सीडेंट में कारखाने में कोई मजदूर मिले, कहीं और मिले, लेबर कोर्ट तो हैं लेकिन काम होता नहीं है। जो आपकी अदालतें हैं, लेबर कोर्ट्स जो आपने डिजिग्नेट किए हैं, स्टेट कमिश्नर लेबर हैं, बाकी लोग हैं, उनको लगता है वो पोस्टिंग उनकी बेकार जगह पे है, वो वहाँ पर टाइम पास के लिए जाते हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश होगी कि जब एक्सीडेंट में किसी मुलाजिम का, किसी मजदूर का, किसी कारकुन की बाजू कटती है, किसी का पाँव कटता है, तो उसको फिर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो मेहरबानी करके उन चीज़ों की तरफ ख्याल दिया जाए। और आखिर पर सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ज़बरदस्त बात की, जब यह हमें भी हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम भी वेल में आते हैं। जब आप मजदूरों का गला काटेंगे, अब आप 100 से 300 आ जाइए, 51% आएंगे तभी यूनियन बनाएंगे, फिर सारे देश कैसे। बस जस्ट 30 सेकंड मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि मजदूरों का गला मत घूंटिए। चाहे महल आपका बने, महल किसी का बने, उसमें मजदूरों का खून होता है। अगर हम उनके खून की कदर, अगर हम उनकी मेहनत की कदर न करें तो वो बहुत बड़ा अन्याय होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। माननीय श्री उमेश भाई पटेल, 2 मिनट बोल दीजिए। सर जी, आपको 2 मिनट का समय। मैं आज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अवसर पर अपने केंद्र शासित प्रदेश की गंभीर औद्योगिक समस्याओं को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये बिल केवल कानून का संशोधन नहीं है, बल्कि ये भारत के श्रमिकों, उद्योगों और औद्योगिक शांति से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। महोदय, हमारे प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थिति आज बहुत दयनीय है। एक समय था जब टैक्स बेनिफिट और सस्ती बिजली दरों के कारण हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हुए थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि टैक्स बेनिफिट समाप्त हो चुके हैं। बिजली विभाग के निजीकरण के बाद बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। परिणाम स्वरूप उद्योग हमारे प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। MSME इकाइयां बंद होने के कगार पर है, श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि उद्योग ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड किसके लिए बनेगा। मैं सरकार से स्पष्ट और ठोस मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश को GST में विशेष राहत दी जाए। केंद्र सरकार अपनी 50% GST हिस्सेदारी ले, लेकिन राज्य की 50% GST माफ की जाए, क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश है और ये मांग पूरी तरह न्याय संगत है। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक संबंध किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होते हैं। मजबूत उद्योग, सुरक्षित श्रमिक और स्थिर अर्थव्यवस्था, इस संतुलन के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। ये मैं मानता हूँ। औद्योगिक विवादों के लिए तुरंत समाधान की बात स्वागत योग्य है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ इंडस्ट्रियल पीस का उद्देश्य सही है। एकीकृत कोड से कानूनी जटिलता कम होगी, यह सुधार कदम है। लेकिन महोदय, कुछ गंभीर प्रश्न जिनके उत्तर देश के मजदूर जानना चाहते हैं। सरकार से मेरे प्रश्न है, क्या इस संशोधन में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों से पर्याप्त परामर्श किया गया था? क्योंकि बिना मजदूर की आवाज सुने बिना कानून जमीन पर कैसे टिकेगा? हड़ताल और तालाबंदी का अधिकार क्या इस संशोधन से श्रमिकों के संवैधानिक अधिकार को सीमित नहीं करेगा? क्या यह बिल उनके हितों की वास्तविक सुरक्षा करता है या फिर यह केवल कागजी प्रावधान बनकर रह जाएगा? क्या यह संशोधन राज्यों से व्यापक परामर्श के बाद लाया गया है या फिर यह वन साइज फिट ऑल नीति का उदाहरण है? अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उद्योग विरोधी नहीं हूं, मैं सुधार विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन मैं मजदूर विरोधी कानून का समर्थन भी नहीं कर सकता। देश का मजदूर मशीन नहीं है, आंकड़ा नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माता है। यदि श्रमिक असुरक्षित रहेगा तो युद्ध थोड़ा ही है, श्रमिक अस्थिर, उद्योग अस्थिर होंगे तो अंततः देश को नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए, इस बिल पर व्यापक चर्चा की जाए और इस सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहे, उद्योगों को स्पष्ट और निष्पक्ष नियम मिले, औद्योगिक शांति जबरदस्ती नहीं संवाद से बने। अंत में अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब विकास की दौड़ में मजदूर पीछे न छूटे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, पर सर मैं एक विनती भी करना चाहता हूँ, ऐसे बिल कभी भी आए तो उस पर व्यापक चर्चा करें, औपचारिकता ना करें, क्योंकि ये बिल हमारे भारत की संविधान की नींव होते हैं। थैंक यू। This Industrial Relations Code Amendment Bill. Sir, the government says that this is only a clarificatory bill. Sir, कहीं न कहीं उनके जो राइट्स है उसको कमजोर करने का जो बिल आया है, उस बिल का हम विरोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मजदूरों का दर्द मालिक नहीं समझ सकता। मजदूरों का दर्द समझना है तो मजदूर बन के सोचिए। मजदूरों का दर्द मजदूरी समझ सकता है, मालिक नहीं समझ सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र, और यह क्षेत्र से अधिकतर लोग अहमदाबाद, गुजरात, जो हिम्मतनगर उस इलाके के अंदर, मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेषकर आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बन रही है, दो ऐसे प्रकरण आए हैं। जो कंपनी है, वो कंपनी जो मजदूरी कराता है, वह शोषण करता है, व्यक्ति गलती करता है तो उसकी हत्या कर देता है और वही दफना देते हैं। गुजरात के अंदर हमारा जो डूंगरपुर जिले के बिलवा पंचेला का ईश्वर रोथ, जो राजपुर मेहसाणा में उसकी मृत्यु हो गई और वही इसको दफना दिया गया। मतलब जो मजदूर का जो परिवार है, उसको वो बॉडी भी उस परिवार तक नहीं जाने दी। वही सेम घटनाक्रम भिलवाड़ा का रमेश बिल, जो महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी कर रहा था, जिस कंपनी में जिस ठेकेदार के वहां मजदूरी कर रहा था, उसी ठेकेदार ने उसकी हत्या कर दी और वही इसको दफना दिया गया। मतलब देश के अंदर मजदूरों के जो हालात है, ऐसे ऐसे कई प्रकरण हैं। जो दो लेटेस्ट प्रकरण आए हैं कि जो मजदूर जहाँ कर रहा था वहीं पर उसको दफना दिया गया, परिवार को बॉडी तक नहीं मिली है, ये कंडीशन आ रही है। मैं इस बिल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे एक हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ, रेलवे के अंदर सफर किया, जो सप्लाई करता है, जो उस व्यक्ति ने आके बताया, मैंने कहा कितनी सैलरी मिलती है, उसने कहा सर क्या बताए, उसने सर ये जानना जरूरी है, उसने क्या कहा कि आज से 3 साल पहले मुझे 18,000 मिल रहे थे और आज कितने मिल रहे, उसने कहा 12,000 मिल रहे। किंग कंपनी, ये कोई कंपनी है किंग कंपनी, उस कंपनी वाले ने जो मजदूरी जो थे उसके रेट कम कर देगी। हम चाहेंगे, आप घंटी बजाओ उससे पहले, कि हम चाहेंगे कि जो मजदूर है जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका बीमा होना चाहिए, उसके सुरक्षा के सारे संसाधन होने चाहिए, और कार्य दिवस जो है और जो समय है 8 घंटा, कई कंपनियों में 8, 10 से 12 घंटे तक उनका शोषण अत्याचार होता रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से इस बिल को रोका जाए और जिन मजदूरों के लिए लाया जा रहा है, एक बार उन मजदूर यूनियनों के साथ बैठक की जाए, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या भावना है, वो क्या चाहते हैं, उस पर पुनः विचार किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मान्य 1 मिनट का मेरा रहा है, जो विशेषकर हमारा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का मजदूरी के लिए जा रहा है, अपने बच्चे लेके जा रहा है, तो ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग जिस इलाके के अंदर काम कर रहा है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों को चमकाने का काम एक जो गरीब तबका, जो आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय से आता है, वो करता है। तो इन समुदाय के लिए जो बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, तो उनको शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उनको सुरक्षा, ऐसी कंपनियों, ऐसे ठेकेदारों पे बैंड लगाना चाहिए जो ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं। प्रतापगढ़ हमारे आदिवासी इलाके से
से आज भी मजदूर मजदूरी बंधक बना के उनको साथ शोषण किया जाता है। बंद कमरे में बंद पूरा जो एरिया होता है उसमें बंद किया जाता है और शोषण अभी प्रतापगढ़ के मजदूर महाराष्ट्र से छुड़वा के राजस्थान की पुलिस लाई है। ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे, इन पे रोक लगाई जाए, सरकार इन पे ध्यान दे। सिर्फ मजदूर वोट का सिर्फ साधन नहीं है, मजदूर वर्ग जीने का अधिकार है, उसको देश का मालिक है, देश का। धन्यवाद सभापति। माननीय मंत्री जी। अमेंडमेंट तो बहुत छोटा था। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आज से 6 साल पहले पारित हुआ, आज से 2.5 महीने पहले लागू हो गया। केवल एक लीगल क्लैरिटी के लिए मैं सदन के सामने आया था और चर्चा हुई, उसमें कोड वापस ले लो, उसमें कामगार का हित डूब जाएगा, उसमें बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। कुल मिला के 4 कोड पर डिटेल चर्चा हो गई। मुझे लगता है मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि मैं अच्छी तरह से उसका रिप्लाई कर पाऊँ और यहाँ ये भी बताया कि सभी श्रम संगठन बंद कॉल कर दिया है, बंद है। चंद श्रम संगठन ने विरोध करा होगा, लेकिन 17 राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि ऐसी कोई बंद नहीं कॉल करना चाहिए। लेबर के हित में एक कोड लाया गया है और केवल जब एक कोड लाया गया तब 3 ऐसे जो पहले के एक्ट थे, एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। स्वाभाविक है, यहाँ अच्छी बात हुई कि कार्यपालिका के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए जो शक्ति हमको दी थी, और ये शक्ति के अनुसार हम चलाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये पार्लियामेंट का अधिकार होना चाहिए एक क्लैरिटी के साथ। ये एक्ट में भी, कोड में भी हम ला दे कि ये पार्लियामेंट भी ये उसमें शामिल कर ले कि जो पुराना एक्ट है ऑलरेडी रिपील हो गया, रिपील करने की कार्यपालिका को अधिकार है, लेकिन भी अधिकार एक्ट में होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई लीगल इश्यू खड़ा न हो जाए। इसलिए एक छोटा सा अमेंडमेंट लेके मैं आया था और उसके बारे में सब लोगों ने विस्तार से, तकरीबन 29 हमारे सम्मानीय सदस्यों ने विस्तार से उस पर बातचीत रखी और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करा। मैं तो उसमें कई लोग हैं, कई लोग चले गए, लेकिन हमारे कई सदस्य ने तो, हमारे अरुण जी ने तो कहा कि हमारे तमिलनाडु में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दिक्कत में है। दूसरी बार उन्होंने ये कहा कि आप अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं, टेक्सटाइल हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें एक अमेरिका ही है, अमेरिका भी है, तो वहां जाएगा तो उसके ही हमारे टेक्सटाइल के कामगार को फायदा होगा कि नहीं होगा? उसको फायदा होना है। किसका विरोध करना, किसके खिलाफ हमें कमेंट करना? यहाँ प्रेमचंद्रन जी बैठे हैं, जो यहाँ जोर शोर से हमारे वामपंथी दल के सदस्यों ने बात रखी है ना, आप केरला में गवर्नमेंट में हैं और केरला में अभी थोड़े दिन पहले मैंने ईएसआईसी की एक मेडिकल कॉलेज दी। मैंने मेडिकल कॉलेज इसलिए दी कि वहां के युवाओं को मेडिकल में अध्ययन करने का अवसर मिले। वहां के जब मेडिकल कॉलेज चालू होगी तो 100, 200, 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रेमचंद्रन जी ने बोर्ड में मेरे सामने प्रस्ताव रखा था, मैंने वो अप्रूव करा और एसेंशियल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है मेडिकल कॉलेज को एनएमसी ने अप्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं। प्रेमचंद्रन जी ने रिक्वेस्ट करा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास, प्रेमचंद्रन जी ने कहा, मुझे कहा, राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए एसेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया। वो कामगार की बात करते हैं, वो श्रमिक की बात करते हैं, कोई अधिकार नहीं है श्रमिक के बारे में बात करने का। यहां मालविंदर सिंह जी ने कहा कि उसमें तो मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। ये कोड का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, अरविंद जी खास करके,
मिनिमम वेज तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी के रूप में तय करती थी आज तक। सभी स्टेट को लागू करना नहीं करना ये उनके ऊपर डिपेंड था और कई स्टेट बहुत कम मिनिमम वेज रखते थे। ये लेबर कोड में हमने सुनिश्चित करा है, हम फ्लोर वेज लाएंगे स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ। कोई भी स्टेट उसके नीचे वेज नहीं देंगे। अभी बिस्टा जी यहाँ भाषण दे रहे थे, मैं उनके क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में बंगाल में नॉर्थ ईस्ट बंगाल में गया था, नॉर्थ बंगाल में गया था और वहाँ ये व्यापारी है लेकिन कामगार के लिए उन्होंने जो वहाँ पर हमारे बगान के कामदार मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमें ना महिला और पुरुष को समान वेतन मिलता था, ना महिला के लिए कोई काम करते हैं वहाँ कोई अच्छी फैसिलिटी थी, ना समान वेतन था। ये लेबर कोड महिला और पुरुष को समान वेतन की गारंटी देता है। आप कैसे कैसे पॉलिटिकल विरोध करेंगे और इसलिए टिका नहीं। आज बंद की इफेक्ट आपने देखी होगी, कितनी भी मेहनत करी ना, देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा, आपके साथ नहीं रहा। देश सच्चाई के साथ रहेगा। जो आप सच होते ना तो देश रोड पे होता, हम सच है ना तो देश नरेंद्र मोदी के साथ है। दोस्तों, ऐसा पॉलिटिकल विरोध करने से विरोध नहीं चलता है। अभी हमारे चंद्रशेखर जी ने बात अच्छी, उन्होंने वहां कहा बाहर, यहाँ आप लोगों को नहीं कहा। आपको तो सम्मानीय सदस्य है और सम्मानीय सदस्य ही कहूंगा, उसमें कोई मेरी क्लैरिटी है। चंद्रशेखर जी ने अच्छी बात कही कि पसीना सूखे उसके पीले पहले उसको सैलरी पैसा मिल जाना चाहिए। यही लेबर कोड में सुनिश्चित करा है कि टाइम के उसको वेतन मिल जाए, जो आज तक आप लोगों ने नहीं करा था, जो हमने करा। और इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी को समर्थन करती है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आज दिन तक क्या हुआ, राजनीति करते हुए मजदूर और इंडस्ट्री दोनों को सामने सामने रखने की कोशिश करी गई, तब भी देश का भला नहीं होगा। आप इंडस्ट्रीज को भी चलाना है और कामगार की हितों की सुरक्षा भी करना है, दोनों को साथ साथ में आगे बढ़ाना होगा। और जिन्होंने इंडस्ट्रीज की रक्षा नहीं करी और जिस नैनो ने बंगाल से भाग के गुजरात में आना पड़ा, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला, हमारे बंगाल के हजारों